अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू समा मनी। मैं हूं आपका होस्ट गज़ाल अहमद और आज की ताज़ा तरीन ख़बरें कुछ यूं हैं कि सुनने में तो यही आ रहा है कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो होने वाले हैं शहबाज शरीफ, सदर होने वाले हैं आसिफ अली ज़रदारी। इन लोगों के दरमियान पावर शेयरिंग का जो फार्मूला है वो तय पा गया है। लेकिन अब हमारा सवाल ये है कि इनको क्या ऐसे क्रूशल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो हमारी सिचुएशन जा रही है वो बड़ा क्रिटिकल है अगर हम हमारी इकॉनमी को देखें। इसी लिहाज से ये भी सवाल उठता है कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा। अब इस बारे में हमें जवाब तो चाहिए, और इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद, मिस्टर शकील अहमद। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम गजाल, आपको मुबारक हो। इलेक्शंस के 2 हफ्ते के बाद एक अलायंस या मखलूत हुकूमत या पावर शेयरिंग का जो फार्मूला है वो सामने आ गया है जी, और अब मजीद डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसा कि अब सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अभी इसकी प्रोबेबिलिटी है क्या, यही अब 100% है कि यही गवर्नमेंट होगी? देखिए, अब ये तो काफी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि जी, पीटीआई बेस्ड जो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे जो जीते थे मेजॉरिटी में थे, लेकिन पीटीआई ने ऐलान कर दिया था कि वो गवर्नमेंट फॉर्मिंग या मेकिंग के लिए पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी या फिर एम क्यू, हम तीन बड़ी जमातों से हम कोई राब्ता नहीं करेंगे। तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन तो यही था। पीएमएलएन ने तो इसकी एक किस्म की विक्ट्री स्पीच या अनाउंसमेंट भी कर दी थी। तो अब जी, 2 हफ्ते की मेहनत है या मुज़ाकरात हैं, जो नशिस्तें हुई हैं कई बार दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, यानी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, तो एक पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया है। तफसीलात सामने आ चुकी हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पीएमएलएन से होंगे, शहबाज शरीफ। सदर मुमलिकत जो हैं वो आसिफ अली जरदारी होंगे, दूसरी बार पाकिस्तान के वो सदर इलेक्ट होंगे। और इसी जी, तरह चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ये तमाम बड़े आईनी ओहदे आपस में बांटेंगी। और जो कैबिनेट होगी वो पीएमएलएन की होगी। और इस तरह ये चीजें आगे लेकर चलेंगे और बाकायदा अनाउंसमेंट होगी, एग्रीमेंट हो गया है। अब आप देखें कि 29 फरवरी को इजलास होगा कौमी असम्बली का। वहाँ पे जी, वोट टेकिंग होगी, फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन होंगे, और फिर होपफुली मार्च सेकंड या थर्ड को प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो जाएगा। और फिर ये इंशाल्लाह। कैबिनेट का प्रोसेस शुरू होगा। कैबिनेट कितनी होगी उसका डिसीजन होगा, कौन लोग कैबिनेट में आएंगे। तो ये सारा प्रोसेस अब जो है वो स्मूथली आगे चलेगा। लेकिन दूसरी साइड पे जो पीटीआई है, जाहिर है उसका इलेक्शन सिंबल नहीं था इस इलेक्शन के दौरान। तो जो जी, इंडिपेंडेंट उनके थे हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो थे, उनका ये क्लेम है कि जी उनकी मेजॉरिटी है और वो भी अपने राब्ते मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से कर रहे हैं, और वो इलेक्शन उन्होंने भी रिजल्ट्स अपना को प्राइम नहीं मिनिस्टर मानते। नॉमिनेट कर दिया है। एजिटेशन का भी प्लान कर रहे हैं जेयूआईएफ के साथ मिलकर, जमात इस्लामी और दीगर कुछ जमातें हैं, सुन्नी इत्तेहाद के साथ उनका अलायंस हो गया, और इसके अलावा मुतहदा वाहिदुल मुस्लिमीन के साथ हो गया है। तो एक किस्म की भरपूर पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है। लेकिन जी, साथ साथ होपफुली फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, ये चीजें उम्मीद है कि आगे चलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस सारे प्रोसेस को अभी तक जो हुआ है, रात जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि एक किस्म की जबरदस्ती की शादी है, बहुत वीक किस्म का मखलूत अलायंस या हुकूमत होगी, उनको काफी मुश्किल पेश आएगी, ज्यादा चलते नजर नहीं आ रहे। तो हर कोई अपने अपने तबसरे कर रहा है, अपने अपने कमेंट्स पास कर रहा है इसके ऊपर। लेकिन अच्छी बात यह है कि चीजें अब आगे चलना शुरू हो गई हैं। चलिए शकील साहब, हमने ये तो स्टैब्लिश कर लिया कि प्रोबेबिलिटी तो यही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रहेंगे और प्रेसिडेंट जो होंगे वो आसिफ अली ज़रदारी साहब ही होंगे। लेकिन अब हमारा सवाल ये उठता है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारी कोई इकोनॉमिकली इतनी कोई अच्छी कंडीशन नहीं है, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है हम, तो उसको जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आएगा बड़े क्रूशल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो कौन होगा फाइनेंस मिनिस्टर? जी बिल्कुल, ये बड़ा मिलियन डॉलर का क्वेश्चन है, क्योंकि सारी नजरें यही हैं कि तमाम लोगों की नजरें इस बात पर हैं कि नया फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा। और पहले तो आपको ये बताऊं कि जो कैबिनेट होगी, ज़ाहिर है पीएमएलएन सेंटर में गवर्नमेंट बनाने जा रही है और जी, पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं होने जा रही। फिलहाल यही फैसला है। लेकिन इनिशियली जो कैबिनेट है, फेडरल कैबिनेट, वो 20 से 25 वज़रा पर मुश्तमिल होगी, अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ शहबाज शरीफ। तो उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उसके लिए निस्फ दर्जन से जायद जो नाम हैं, जो कैंडिडेट्स हैं पोटेंशियल, वो उनके नाम जेर गर्दिश हैं। साबिक फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार, जो कि पीएमएलएन के सेंट्रल रहनुमा भी हैं, उन पे काफी जिम्मेदारियां हैं उनको। उस कमेटी का भी सरबराह बनाया गया था जो कि ये पावर शेयरिंग फार्मूला जो है उसके लिए मुज़ाकरात कर रही थी।
तो इसहाक डार 5वीं बार इस मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका भी हतमी फैसला नहीं हुआ। जाहिर है दीगर कुछ नाम हैं वो जेर गर्दिश हैं, क्योंकि इसहाक डार के हवाले से कुछ एतराजात भी हैं और सुनने में ये आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी उनके ऊपर कुछ एतराजात हैं। फिर IMF के साथ वो जो मुज़ाकरात करते रहे हैं उसमें लास्ट टाइम कोई एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, काफी बेशक। प्रोलॉन्ग हो गया था। आपको याद होगा IMF के साथ जी। जो मुज़ाकरात का अमल था, और फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जो PDM हुकूमत के जो सरबराह थे उनको मुदाखलत करना पड़ी थी, MD IMF के साथ बार बार मिलना पड़ा, उनके साथ टेलीफोन पर रब्ता करना पड़ा, तब जाके वो सूरत हाल क्लियर हुई थी। तो डार साहब के ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क्स भी हैं। अभी हतमी फैसला नहीं हुआ कि उन्हीं को वजीर खजाना बनाया जा रहा है या कि उनको ड्रॉप किया जा रहा है। लेकिन जो बाकी नाम है, अल्टरनेट ऑप्शंस या जो कैंडिडेट्स हैं, उनमें HBL के सदर और CEO मोहम्मद औरंगजेब का नाम है, HBL बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन सुल्तान अलाना इनका नाम जी। है। इन दोनों का बैंकिंग सेक्टर में 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस है, और तो ये दोनों बड़े पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। अगरचे अलाना साहब जो हैं उनकी ड्यूल नेशनैलिटी पर सवालात उठ सकते हैं। और इसके अलावा जी। PML के अंदर से जो अल्टरनेट जो कैंडिडेट्स हैं उनमें ख्वाजा आसिफ सदाया सादिक, एहसन इकबाल, इनके नाम आ रहे हैं। फिर स्टेट मिनिस्टर का भी, स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस का भी एक पोर्टफोलियो होता है, आपको पता है कि उसके लिए जो है PMLN के ही बिलाल कियानी हैं, जो कि पिछली हुकूमत जो थी उसमें काम कर चुके हैं। खास तौर पर जो मिफ्ता इस्माइल थे उनकी टीम में वो शामिल थे और काफी एक्टिव उन्होंने रोल प्ले किया मुख्तलिफ मामलात के अंदर। और इसके अलावा अगर इन ऑप्शन में से कोई नाम फाइनल ना हुआ तो फिर टेक्नोक्रेट्स की तरफ नजर जाती है। एक तो करंट केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर शमशाद अख्तर, और डॉक्टर जी। हफीज शेख जो कि साबिक फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, और उनका नाम भी है। तो ये फैसला अब अगले चंद रोज में हो जाएगा। एक इतला ये भी है कि जो केयर टेकर कैबिनेट में कुछ मिनिस्टर शामिल थे शायद, और वो रिटेन करें, वो अगली हुकूमत का भी हिस्सा हों। इनिशियली उनको एडवाइजर बना दिया जाए, फिर अगली स्टेज पे जाके उनको सेनेट में इलेक्ट करवा के बाकायदा उनको सेनेटरशिप दी जाए ताकि वो फुल मिनिस्टर बन सके। उनमें डॉक्टर शमशाद अख्तर, वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद और वजीर IT उमर सैफ शामिल हैं। तो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन कैबिनेट मेंबरान के लिए, स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जा रहा है। लेकिन जो चैलेंजेस की आप बात कर रहे थे जी। वो बड़े ह्यूज हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसको काफी टफ सिचुएशन का सामना है, जिसके अंदर आपने चैलेंजेस का जिक्र किया है। तो इकोनॉमिक का जो एजेंडा है रिफॉर्म्स का, वो सर फहरिस्त है। सबसे पहले नई गवर्नमेंट को मौजूदा IMF का जो प्रोग्राम है, जिसकी लास्ट ट्रांच पाकिस्तान को मिलनी है $1.1 बिलियन के अराउंड, वो प्रोग्राम कंप्लीट करना है। $3 बिलियन का स्टैंड बाई अरेंजमेंट, और उसके साथ ही फौरी तौर पर IMF के साथ नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करने हैं। $6 से $7 बिलियन का नया प्रोग्राम हो सकता है। जब चैलेंजेस की हम बात करें तो फिच ने अभी, जो कि एज एन इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट शाये की है, दे हैव रेज्ड अ लॉट ऑफ कंसर्न्स, जिनमें से जो IMF से हमने जो कर्जे का प्रोग्राम है हमारा, उसके लिए भी कई ज़्यादा कंसर्न्स को उन्होंने ख़तरा करार दे दिया है। तो रिपोर्ट में उन्होंने क्या ऐसे ख़तरे ज़ाहिर किए हैं, क्या ऐसे कंसर्न्स रेज़ किए हैं, और इनसे आने वाले जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हो हमारा, हमने अभी इस्टेब्लिश किया कि अभी इस पर कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया गया, लेकिन जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा उसको इन सब से निपटने के लिए क्या क्या इकदाम लेने पड़ेंगे? देखिए, फिच इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, और उनकी जो ओपिनियन है या उनकी रिपोर्ट्स हैं या उनकी जो कमेंट्री है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर या किसी भी मुल्क की मईशत के हवाले से, वो काफी मैटर करती है, क्योंकि उसकी जी। ग्राउंड्स होती हैं सॉलिड, उसकी रीजंस, वो वजूहात बयान करते हैं। तो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कंसर्न शो किए हैं कि अगरचे रिसेंट मंथ्स के अंदर पाकिस्तान की मईशत में कुछ बेहतरी आई है, स्पेशली एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से कुछ चीजें बेहतर हुई हैं। लेकिन उन्होंने कंसर्न सबसे बड़ा ये शो किया है कि नई गवर्नमेंट जो है वो आते ही उसको जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए कामयाब मुज़ाकरात करना है। लेकिन जो गिवन सिचुएशन में पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि अगर यही सिलसिला आगे जारी रहा तो काफी मुश्किल हो जाएगी IMF का प्रोग्राम जो है या डील साइन करने के हवाले से। और IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं, कमिंग गवर्नमेंट के और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात होंगे, उन्होंने खदशा जाहिर किया है फिच ने अपनी रिपोर्ट में कि ये प्रोलॉन्ग भी हो सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सूरत में ज़ाहिर है एजिटेशन मुल्क में चल रहा होगा, तो कुछ चीजें सेटल नहीं होंगी। खास तौर पर इस रिपोर्ट के अंदर में एक पैरा उन्होंने मेंशन किया जो कि काफी सीरियस नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि वी बिलीव ए गवर्नमेंट विल अज्यूम ऑफिस एंड engage with the IMF relatively quickly, but risks to political stability are likely to remain high. साथ उन्होंने मेंशन किया कि public discontent could rise further if PTI remains sidelined.
और जी। साथ उन्होंने कहा कि द इलेक्शन रिवील्ड कंटिन्यूड स्ट्रांग पब्लिक सपोर्ट फॉर द पार्टी। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, उनको साइड लाइन पर रखा जाता है, तो फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। तो उन्होंने एक मैसेज, एक किस्म का ये कन्वे किया है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स जो भी आए हैं उसमें अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड होंगी तो पाकिस्तान अगले जो चैलेंजेस हैं, स्पेशली आईएमएफ से जो कर्ज प्रोग्राम लेना है, पाकिस्तान उससे निमट सकेगा, वरना ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ भी सकती है। अच्छी बात यह है कि उन्होंने मेंशन किया है कि पाकिस्तान में कुछ सूरत हाल बेहतरी आई है। खास तौर पर उन्होंने रिजर्व्स का जिक्र किया है कि फरवरी में 2024 में पाकिस्तान की जो रिजर्व्स हैं वो $8 बिलियन तक पहुंच गए हैं। पिछले साल इन्हीं दिनों में कोई $2.9 बिलियन थे, तो काफी ज्यादा डिफरेंस है, इंप्रूवमेंट काफी आई है। लेकिन ये जो रिजर्व्स हैं $8 बिलियन के, ये मुश्किल से 2 माह की इंपोर्ट्स के मुसावी हैं। पाकिस्तान की 2 माह की जो इंपोर्ट्स का जो बिल है वो कोई $9.4 बिलियन बनता है। और अगर रिजर्व स्टेट बैंक के $8 बिलियन है, आप अंदाजा लगाएं कि कितने ज्यादा रिस्क हैं। और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जब पाकिस्तान को 24 से $25 बिलियन की एनुअली रिक्वायर्ड है, अगरचे कुछ रोल ओवर्स हो जाएंगे पाकिस्तान के जिम्मे जो कर्ज है, लेकिन एक बड़ा टास्क है। तो फिच ने इसको पॉइंट आउट कर दिया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ के साथ फौरी तौर पे सबसे बड़ा जो एजेंडा होगा, मोस्ट अर्जेंट एजेंडा, वो आईएमएफ के साथ डील करना होगा। उनके साथ नया प्रोग्राम जो है उसके लिए उसको उसको साइन करना पड़ेगा। और उसके बाद ये बाकी चीजें आएंगी, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और इसके अलावा जो दीगर इकोनॉमिक इश्यूज हैं। चलें शकील साहब, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के जानिब। हमने पहले बात की हुई है इस बारे में, जो कि है एफबीआर की रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान, उसको एक दफ़ा फिर से रोक दिया गया है। और अब ये सुनने में आ रहा है कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसके पास ये टोटल कंट्रोल होगा कि वो उसको रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं या नहीं। तो ये सारा मामला अब कैसे दोबारा पेश आ गया? देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एसआईएफसी के फोरम के ऊपर ये डिस्कस हुआ था कि एफबीआर की रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, उसमें नए कुछ इदारे इंटरनली कायम करने हैं और उनके फिर डीजीज भी होंगे, फिर ओवरसाइट बोर्ड भी होंगे उसके। तो काफी सारे डिफरेंट विंग्स क्रिएट करके तो रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान था एफबीआर का। उसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी दे दी थी केयर टेकर फेडरल कैबिनेट ने। और ये साथ कहा था कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो आकर इसको आगे लेकर चलेगी। लेकिन हुआ ये है कि ये जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल दी गई थी, वो भी आप समझ लें कि खत्म हो गई है। उसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया गया है। खुद चेयरमैन एफबीआर अमजद जुबैर टवाना का ये कहना है कि हमने अमल दरामद रोक दिया है क्योंकि इसके ऊपर कुछ लोग अदालतों में चले गए थे और हमें उसके लिए ऑर्डर आए गए इस पर अमल दरामद ना किया जाए। तो अब होगा ये कि नई गवर्नमेंट कायम होगी और फिर नए सिरे से ये सारा जो रीस्ट्रक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। फिर उसके लिए कानून साजी भी होगी। 1000 से ज्यादा लेजिस्लेशन, मतलब जो कवानीन है टैक्स से रिलेटेड, उनमें तरमीम करनी पड़ेंगी। तो एक नए सिरे से एक्सरसाइज शुरू होगी। अब देखना यह है कि अगर नई गवर्नमेंट, जो कोलिशन गवर्नमेंट आ रही है, वो वीक फुटेज के ऊपर अगर कायम हो रही है, मतलब उनके पास इतनी क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं होगी किसी एक पार्टी के पास, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इसके ऊपर कोई खास पेशरफ्त होगी। एग्जैक्टली। अगरचे एसआईएफसी की तरफ से काफी इसके हवाले से प्रेशर भी है और हिदायत भी हैं कि एफबीआर की रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो आम टैक्स पेयर्स हैं, फिर डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उनको जब तक एतमाद में नहीं लिया जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको एग्जीक्यूट किया जा सकेगा। तो नई गवर्नमेंट के लिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि नए सिरे से एफबीआर की रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है और फिर आगे चलना है। क्योंकि अभी तक तो यही है कि अभी इस पे कोई खास पेशरफ होती नजर नहीं आ रही। बेशक अब इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो हाईली अनलाइकली नज़र आ रही है। आपने बात की टैक्स रेवेन्यू की, तो आप थोड़ा ये बताएं कि अभी जो एफबीआर ने अपनी जो रिपोर्ट शाया की है, जिसमें उन्होंने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले 7.5 माह का टैक्स कलेक्शन शाया किया है, तो वो कितना था और उनका अभी जो भी टारगेट है उसमें कितनी कमी रह गई है? देखिए गजाल, इस फिजिकल ईयर का यानी 2023-24 का जो टैक्स टारगेट था एफबीआर के लिए जो सेट किया गया था, वो कोई 9.4 ट्रिलियन था, जी। प्रिसाइजली 9,415 अरब रुपए। तो एफबीआर ने जो नंबर्स जारी किए, उनका ये कहना है कि हमने इब्तदाई 7.5 माह में, यानी जुलाई 2023 से लेके फरवरी फेब 15 तक जो तक। हमने टैक्स कलेक्ट कर जी। लिया है वो 5,150 अरब रुपए है, यानी 5.1 ट्रिलियन। तो अब आगे जो 4.5 माह है उसमें मजीद 4.2 ट्रिलियन या 4,265 अरब रुपए टैक्स जमा करना है। एफबीआर का एक क्लेम है कि पिछले माली साल के मुकाबले में पहले 7.5 माह में कोई 1,177 अरब रुपए ज्यादा टैक्स जमा किया है, जो कि 30% ग्रोथ बनती है। तो ये टैक्स जो है कलेक्ट हुआ है, इसमें दिसंबर में सबसे ज्यादा इन्होंने टैक्स जमा किया है, 985 अरब रुपए।
लेकिन जो ओवरऑल जो टारगेट है उसको अचीव करना भी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि 4.5 माह रह गए हैं और 4.2 ट्रिलियन का हदफ है। और ये जो पहली शशमाही के बाद थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है टैक्स कलेक्शन का, और जी। फिर एंड पे जाके 1-2 माह में काफी जोर लगाना पड़ता है एफबीआर को या मशीनरी को टैक्स कलेक्शन के लिए। तो अभी तक की प्रोग्रेस तो ठीक है, लेकिन जब टैक्स पोटेंशियल मुल्क के अंदर ज्यादा है, जो खुद एफबीआर की रिपोर्ट्स हैं, जो मुतल्लिका हुकाम की रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान जितना टैक्स सालाना कलेक्ट कर रहा है इससे दुगना करने की चोरी हो रहा सलाहियत है। है टैक्स जमा करने की। तो अगर 8.5% टैक्स टू जीडीपी शरह इस वक्त, तो इसको 22% तक ले जाया जा सकता है ग्रेजुअली। तो पोटेंशियल काफी ज्यादा है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर आएगी तो ये चीजें आगे बढ़ेंगी। अदरवाइज लेकिन स्लो अगर हम पेस से बात तो करें कि 5,150 अरब इन्होंने टैक्स कलेक्ट कर लिया है 7.5 माह में, ठीक है, जो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप मुझे करेक्ट भी कर देगा, क्या अब तक का ये हाईएस्ट कलेक्शन फिगर है? देखिए, जो एनुअल टैक्स कलेक्शन जो टारगेट है वो हाईएस्ट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और अभी जी। तक जो जमा किया है ये भी पहली बार इतना बड़ा नंबर आया है 5.1 ट्रिलियन का पहले 7.5 माह में। लेकिन तो क्या जितना अगले हमने साल टैक्स इससे इकट्ठा भी ज्यादा किया होगा। है इससे चोरी कितना ज़्यादा हो रहा है, ये मेरा असल सवाल है, क्योंकि इट्स नोवेयर नियर आर पोटेंशियल। मैं कह रहा हूँ जितना हमने टैक्स इकट्ठा किया है इससे कई ज़्यादा चोरी भी तो हो रहा है, एज इट्स नोवेयर नियर आर पोटेंशियल। तो ऐसा कोई एस्टिमेट है कि हम कितनी पोटेंशियल है हमारी, कितना तक हम टैक्स जमा कर सकते हैं अगर टैक्स चोरी से हम टोटली जान छुड़ा लें? देखें, ये कोई 20 ट्रिलियन तक तो आप जा सकते हैं टैक्स कलेक्शन के हवाले से। खुद एस्टिमेट्स हैं बिहार के, कोई 13 से 14 अरब रुपए जो है वो मजीद टैक्स जमा हो सकता है अगर जो एनफोर्समेंट मेजर्स लिए जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिए जाएं, वो सेक्टर जो कि टैक्स नेट से बाहर हैं, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है, रिटेल जी। सेक्टर है, एग्रीकल्चर है जो कि प्रोविंशियल डोमेन है, और इसके अलावा दीगर कुछ सेक्टर्स हैं। 4-5 ऐसे बड़े सेक्टर हैं जहाँ पे 1 ट्रिलियन रुपीज की 1 ट्रिलियन जो है उसकी एनुअल चोरी हो रही है। तो जी। पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, इसको जमा करने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। ज़ाहिर है खर्चे भी पाकिस्तान के ज्यादा हैं, जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी बढ़ रहा है। तो टैक्स कलेक्शन मजीद बढ़ाया जा सकता है, 13 से 14 अरब रुपए मजीद कलेक्ट करने की गुंजाइश या पोटेंशियल मौजूद है। वुड यू से इसके लिए जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी एफबीआर की रीस्ट्रक्चरिंग की, इट्स वेरी मच नेसेसरी? एफबीआर की रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो बेसिक जो है वो रोल प्ले कर सकता है एसआईएफसी के साथ मिलकर, उस प्लेटफॉर्म को यूज करके, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो रिफॉर्म्स होती हैं खास तौर पर टैक्स नेट बढ़ाने के लिए, जी। वो पॉलिटिकल जो प्रेशर्स होते हैं या प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनकी नजर हो जाती हैं। क्योंकि हम माजी में देखते रहे हैं, जनाब परवेज मुशर्रफ एक बड़े ताकतवर हुक्मरान थे, उनके दौर में भी जो ट्रेडर कम्युनिटी थी उन्होंने टैक्स नहीं दिया। जो उनका प्लान था रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का, या वो सेक्टर जो टैक्स नेट से बाहर हैं, वो भी ये नहीं कर पाए थे। उसके बाद आप देखें कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट भी आई, पीपल्स पार्टी की भी आई, पीटीआई की गवर्नमेंट भी आई, बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स भी आए, बड़े बड़े 30 मार खान कह लें कि बहुत सारे लोग आए जो कह रहे थे कि हम ये करके छोड़ेंगे, लेकिन जी। सबको नाकामी का सामना करना पड़ा। कुछ पॉलिटिकल जो प्रेशर्स के अंदर आ गए, कुछ बिजनेस कम्युनिटी के दबाव के बायस से ये ना कर सके, कुछ ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स होती हैं या बेशक। ब्यूरोक्रेसी का जो तरीकेकार होते हैं उसके दबाव में आकर, उसके चक्कर में आके वो नहीं कर पाए। तो रिफॉर्म्स टैक्स सेक्टर के अंदर रिक्वायर्ड हैं, बड़े अरसे से रिक्वायर्ड हैं, लेकिन सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो हैं वो ये कर नहीं पा रही। और अब जो इलेक्शन के बाद अनफॉर्चुनेटली जो नई गवर्नमेंट आ रही है वो भी एक कमजोर किस्म का पॉलिटिकल अलायंस होगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो भी इस पे कोई खास पेशरफ्त कर सकेंगे, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, और मेरी तो दुआ है और उम्मीद है कि जो जो रिफॉर्म्स अभी नेसेसरी हैं टैक्स कलेक्शन सेक्टर में वो सारे जल्द से जल्द हो जाएं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के जानिब शकील साहब, जो कि इतना कोई अच्छा नहीं लगेगा हमारे सारे देखने और सुनने वालों को, विच इज़ के बिजली सार्फिन के लिए वो बड़ी एक बुरी खबर है, क्योंकि हमारे सुनने में ये आ रहा है कि फ़ी यूनिट प्राइसेस में मज़ीद इजाफा होने वाला है। तो ये कितना इजाफा देखने में आ रहा है, उसकी क्या वजूहत है? देखिए, बेसिकली ये सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने एक पिटिशन दायर की है नेपरा में, और उनका ये कहना है कि जो फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट है उसकी मद में बिजली की कीमत में इजाफा बनता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो जनवरी में जो रेफरेंस फ्यूल कास्ट थी वो कोई 7.48 रुपए पर यूनिट थी, लेकिन एक्चुअल जो कास्ट आई वो 14.62 रुपए फी यूनिट आई। तो कोई 7.13 यानी 7 रुपए 13 पैसे का डिफरेंस बन रहा है, जो कि
वो चाह रहे हैं कि आम जो कंज्यूमर्स हैं उनको पास किया जाए और उनसे ये जो खसारा है वो रिकवर किया जाए, और इसके लिए 57 अरब रुपए की रिकवरी होगी। अब 23 फरवरी को नेपरा इस पर समाअत करेगा, और अगर वहां से अप्रूवल हो गई तो जो मार्च में जो बिल आएंगे बिजली के सार्फिन को मुख्तलिफ बिजली की तकसीमकार कंपनियों की जानिब से पूरे मुल्क में, वो मार्च के बिल के अंदर ये एडजस्टमेंट शामिल होगी, तो फिर बिल पहले से ज्यादा हो जाएंगे। पहले हमने आपको बताया था कि जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट है यानी समाही जी एडजस्टमेंट, उसकी बुनियाद पर भी कोई 4 रुपए या 4.5 रुपए फी यूनिट इजाफा करने हुकूमत जा रही है। इससे जी पहले जो पेट्रोलियम प्राइसेस है उसमें भी इजाफा हो चुका है, गैस भी 1 फरवरी से महंगी हो चुकी है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो ये सारी चीजें जो है ये अल्टीमेटली आम कंज्यूमर या सार्फिन है उन पर बोझ डालेंगी, और जो महंगाई है जिसको कम करने का दावा किया जा रहा था वो मजीद बढ़ेगी। इस वक्त अगर 29% है तो इससे ज्यादा भी जा सकती है। इस फिस्कल ईयर के दौरान हुकूमत का हदफ था कि 21% इन्फ्लेशन रेट रहेगा पाकिस्तान में, लेकिन स्टेट बैंक का अपना कहना था कि ये तो 23 से 25% रहेगी, लेकिन लगता यूं है कि जो इन्फ्लेशन है एवरेज वो एनुअल बेस पे काफी ऊपर रहेगी, क्योंकि वो तमाम एलिमेंट्स जो इन्फ्लेशन में जो फ्यूल का काम करते हैं यानी उसके ऊपर मजीद आग छिड़कते हैं, वो उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। महंगाई 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 जिसका वादा किया जा रहा था कि इसमें कमी लाएंगे, लेकिन इसमें हमें मज़ीद जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बिजली की कीमतों में इजाफे हो रहे हैं, गैस की कीमतों में इजाफे हो रहे हैं, आम आवाम पर जो दबाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। शकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें अपना वक्त दिया, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ये वीडियो देखी। और अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं या हमारे लाइक कोई फीडबैक है आपकी तरफ, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह विद सम बेटर न्यूज़, गुड न्यूज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।